हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सिग्नलिंग पाथवेज की स्टडी कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि इंसुलिन जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, किस तरह से अपना एक्शन लेता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसका रिसेप्टर किस तरीके का होता है, और जब कभी भी इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो सेल्स में क्या क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है, आज भी हम लोग सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में ही स्टडी करेंगे, लेकिन आज से हम लोग कुछ नए सिग्नलिंग पाथवेज की स्टडी स्टार्ट करेंगे जो कि अर्ली डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अर्ली डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एनिमल के अर्ली डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं या फिर प्लांट के अर्ली डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एनिमल के अर्ली डेवलपमेंट में जो भी सिग्नलिंग पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं हम लोग उनकी बात करेंगे। ठीक है, और ये सारे पाथवेज आपको उस समय पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जब मैं आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इन सारे पाथवेज का जिक्र मैं वन बाय वन करूंगा, क्योंकि ये सारे पाथवेज वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका रोल जरूर होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, तो अगर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी अच्छे से समझना है तो आपको इन पाथवेज को अच्छे से समझना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो पाथवेज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले सेल सिग्नलिंग से सवाल आता था, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस से ज्यादा सवाल आते थे, जीपीसीआर से ज्यादा सवाल आते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता जा रहा है। ठीक है, तो अब जो सवाल आते हैं वो इन सिग्नलिंग पाथवेज से आते हैं, जैसे कि टीजीएफ बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे से सवाल आता है, बेंट सिग्नलिंग पाथवे से सवाल आता है, हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे से सवाल आता है। ठीक है, ये नाम सुनने में आपको जितने डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, इनकी सिग्नलिंग उतनी ही आसान होती है अगर आप ध्यान से इन चीजों को समझें तो। ठीक है, मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में, शॉर्ट में ये सारी सिग्नलिंग एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवेज। ठीक है, और इसके अंदर में हम लोग टीजीएफ बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे की स्टडी करेंगे। ठीक है, वेंट बीटा कैटेनिन पाथवे की स्टडी करेंगे और हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे की स्टडी करेंगे। ठीक है, एक और सिग्नलिंग पाथवे होता है यहाँ पे बीएमपी मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे, इसकी स्टडी हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ही करेंगे। उसी समय मैं आपको बता दूंगा कि जो हमारा बीएमपी मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे होता है वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि बीएमपी सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो टीजीएफ बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे के लगभग लगभग सेम तरीके से ही काम करता है। तो अगर आप टीजीएफ बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे समझ जाते हैं तो आपको बीएमपी मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज से हम लोग डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवे में सबसे पहले बात करेंगे टीजीएफ बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे की। टीजीएफ बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे, एक एक चीज हम लोग समझेंगे, एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। सबसे पहली बात तो टीजीएफ बीटा क्या है, तो टीजीएफ बीटा एक तरीके का ग्रोथ फैक्टर है। जीएफ का मतलब ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो ये एक तरीका का ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एक तरीका का ग्रोथ फैक्टर है। ठीक, और ये ग्रोथ फैक्टर जब सेल्स में रिलीज होता है या फिर जब सेल्स इनको प्रोड्यूस करती हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं बाय द कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन। सीधे सीधे जीन लेवल पे ये अपना काम करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक, मतलब टीजीएफ बीटा आएगा, सिग्नलिंग पाथवे शुरू करेगा और सिग्नलिंग पाथवे शुरू करने के बाद ये क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। और किन तरह के जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, जो कि एनिमल्स के अर्ली डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग का जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और जो मेजर आउटकम आता है टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग का, दैट इज द इनहिबिशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। जब कभी भी टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग ऑपरेट होगी तो ये क्या रिस्पॉन्स देगी, इनहिबिशन ऑफ
सेल प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेशन मतलब सेल के प्रोलिफरेशन को, सेल के डिवीजन को ये स्टॉप करने का काम करती है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा ये आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पता चल जाएगा जब मैं आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि अगर मैं इसको भी आगे लेके जाऊंगा तो मैं सेल सिग्नलिंग से हट के डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के जब कभी भी TGF बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे चलेगा तो क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। किस तरह से, ये उन जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे या रेगुलेट करेंगे या बढ़ाएंगे जो कि सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, कुछ इस तरह से अपना रिस्पॉन्स लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के पास TGF बीटा के 3 आइसोफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, किसके पास, इन ह्यूमन में अगर हम लोग बात करें तो TGF बीटा के 3 आइसोफॉर्म्स हैं। कितने आइसोफॉर्म्स हैं, 3 आइसोफॉर्म्स। TGF बीटा 1, TGF बीटा 1, TGF बीटा 2, TGF बीटा 2 और TGF बीटा 3, 3 आइसोफॉर्म्स पाए जाते हैं। ह्यूमन में जो TGF बीटा के आइसोफॉर्म्स हैं वो 3 आइसोफॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए TGF बीटा के बारे में आप लोग जान गए, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है और ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। ऐसा सिग्नलिंग प्रोसेस इनिशिएट करवाएगा जिसके थ्रू क्या होगा, ये जो हमारा सेल प्रोलिफरेशन चल रहा है अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये सिग्नलिंग प्रोसेस एक्टिवेट होगा वहाँ पे क्या करेगा, सेल के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करने का काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, ठीक है, ये तब अपना काम करेगा जब ये किसी रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये पेप्टाइड नेचर का है, पेप्टाइड नेचर का है, मतलब प्रोटीनिशियस ग्रोथ फैक्टर है, प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर है। ठीक, और अगर ये प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर है तो निश्चित रूप से इसका जो रिसेप्टर होगा वो एक सेल सरफेस रिसेप्टर होगा, सेल के सरफेस पे इसका रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो ह्यूमन में अगर हम लोग बात करें TGF बीटा रिसेप्टर की, TGF बीटा रिसेप्टर की, तो अगर हम लोग बात करें ह्यूमन में, इन ह्यूमन, हम सारी चीजें ह्यूमन के केस में ही देखेंगे। इन ह्यूमन में 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड्स can acts as TGF बीटा रिसेप्टर, TGF बीटा रिसेप्टर की तरह 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो कि काम कर सकती हैं और उनको उसी हिसाब से नाम भी दिया जाता है। ठीक है, उनको उसी हिसाब से नाम दिया जाता है, रिसेप्टर 1 या फिर लिखा जाता है R1। ठीक, इसी तरह से रिसेप्टर 2 या R2 और इसी तरह से हमारा होता है रिसेप्टर 3 या R3। ठीक है, ये हमारा रिसेप्टर 1, रिसेप्टर 2 और रिसेप्टर 3। तो 3 पॉलीपेप्टाइड ये ऐसी हैं जो कि TGF बीटा के साथ में इंटरेक्ट करती हैं और सिग्नलिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। और ये तीनों ही रिसेप्टर्स जो हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ठीक, ये तीनों ही रिसेप्टर्स क्या हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, TGF बीटा एक तरीके का ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इसको बोलते हैं। ठीक, जब कभी भी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिक्रीट होगा और अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ऐसे सिग्नलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करेगा जिसके थ्रू ये ऐसे जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा जो कि सेल के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, या फिर ये दूसरा काम भी कर सकता है, ये ऐसे जीन के एक्सप्रेशन को कम कर सकता है जो कि सेल के प्रोलिफरेशन को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो दोनों काम ये कर सकता है। ठीक, काम करेगा कैसे, ये TGF बीटा जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है।
ह्यूमन के पास मैंने आपको बताया 3 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं जो कि TGF बीटा रिसेप्टर की तरह काम कर सकती हैं। रिसेप्टर 1 R1, रिसेप्टर 2 या जिसको हम लोग R2 कहते हैं, रिसेप्टर 3 जिसको हम लोग R3 कहते हैं। और ये तीनों ही जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके बाद बात आती है रिसेप्टर 1, 2, 3, ये तीनों ही क्या हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होने के साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर ग्लाइकोसाइलेटेड। इसका मतलब ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स तो हैं ही, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और इनके पास में एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है। ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके पास में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। और कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है। ठीक, तो ये रिसेप्टर्स किस कैटेगरी के आ जाते हैं, तो TGF बीटा के रिसेप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके के सीरीन थ्रियोनिन काइनेज फैमिली के रिसेप्टर्स होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। TGF बीटा का रिसेप्टर किस फैमिली में बिलोंग करेगा, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, हमारा R1 भी सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, R2 भी सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है और R3 भी सीरीन थ्रियोनिन काइनेज होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेज हैं R1 और R3 वाले, ठीक, R1 और R3 की काइनेज एक्टिविटी तभी एक्टिव होती है जब यहाँ से TGF बीटा आकर के बाइंड होता है। लेकिन जो हमारा R2 होता है इसके पास कॉन्स्टिट्यूटिव सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी होती है। ठीक, अब बात आती है कि किस तरह से जब हमारा रिसेप्टर आकर के बाइंड होता है तो वो किस तरह से जा करके अपनी सिग्नलिंग प्रोसेस इनिशिएट करता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर होता है, तीनों ही रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तीनों ही रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर हम लोग TGF बीटा रिसेप्टर की बात करें, तो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, दे आर द सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक बात तो ये हो गई। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे जो निकल के सामने आई हमारे, हमने आपको बताया कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके पास में मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन हो। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, सभी तरह के जो रिसेप्टर्स हैं चाहे R1, R2 या R3 जो कुछ भी हैं, ठीक है, सबके पास में क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। ठीक, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर है। ठीक, एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन है जिसमें अल्फा हेलिक्स होगा और एक साइटोसोलिक डोमेन है जिसके पास में क्या है, काइनेज एक्टिविटी है। ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। ठीक, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। और एक ये हमारा अगर साइटोसोल है तो ये क्या है, ये साइटोसोलिक डोमेन है, साइटोसोलिक डोमेन। ठीक, साइटोसोलिक डोमेन है। और इस साइटोसोलिक डोमेन के पास में क्या है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एंजाइम है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, हमारा जो रिसेप्टर 1 होता है, कौन, रिसेप्टर 1 जो हमारा R1 होता है, R1 के पास में एक कंजर GS डोमेन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। GS डोमेन किसके पास होता है, R1 के पास में होता है। G का मतलब ग्लाइसिन, S का मतलब सीरीन। ठीक है, सीरीन और ग्लाइसिन डोमेन होता है। और इसके पास में कितनी अमीनो एसिड होती हैं, ये 33 अमीनो एसिड का स्ट्रेच होता है। 33 अमीनो एसिड का ये एक छोटा सा स्ट्रेच होता है। किसके पास में कंजर्व डोमेन है, ये R1 के पास में। ठीक है, और ये जो GS डोमेन है ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। ये या तो अटैच्ड फॉर्म में पाया जाएगा। GS डोमेन जो है ये 2 फॉर्म में पाया जाएगा, या तो अटैच्ड फॉर्म में पाया जाएगा
अटैच्ड फॉर्म में पाया जाएगा या फिर अनअटैच्ड फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक, ये अटैच्ड फॉर्म में पाया जाएगा या फिर अनअटैच्ड फॉर्म में पाया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। मैंने कहा कि R1 जो रिसेप्टर होता है उसके पास में एक कंजर्व जीएस डोमेन पाया जाता है जो कि 33 अमीनो एसिड का एक स्ट्रेच होता है। ठीक, ये जो जीएस डोमेन है ये दो फॉर्म में पाया जा सकता है, अटैच्ड फॉर्म में पाया जा सकता है, अनअटैच्ड फॉर्म में पाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये अटैच्ड फॉर्म में है तो इसको कहा जाएगा कि ये इनएक्टिव है। इसका मतलब रिसेप्टर क्या है, वो इनएक्टिव है। जीएस डोमेन अगर अटैच्ड फॉर्म में पाया जा रहा है तो इसका मतलब रिसेप्टर क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, और नॉर्मली जब हमारा जो टीजीएफ बीटा है वो एब्सेंट होता है तो ये रिसेप्टर इनएक्टिव अटैच्ड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक, जैसे ही हमारा टीजीएफ बीटा आकर के रिसेप्टर से बाइंड करता है तो जो हमारा जीएस डोमेन होता है वो अनअटैच्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही अनअटैच्ड फॉर्म में आता है क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, सिग्नलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ठीक, सिग्नलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा। मैंने कहा R1 जो हमारा रिसेप्टर होता है उसके पास में एक कंजर्व्ड जीएस डोमेन पाया जाता है। ठीक है, वो जीएस डोमेन 33 अमीनो एसिड का एक स्ट्रेच होता है और ये स्ट्रेच या तो अटैच्ड फॉर्म में पाया जाता है या फिर अनअटैच्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अटैच्ड फॉर्म में अगर है तो ये इनएक्टिव होता है और अगर अनअटैच्ड फॉर्म में है तो ये एक्टिव होकर के क्या करता है, सिग्नलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ठीक, मैंने कहा कि जब लिगेंड आएगा तभी ये अनअटैच्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, कहानी यहीं से शुरू होती है कि किस तरह से हमारा जीएस डोमेन जो होता है वो अनअटैच्ड होकर के सिग्नलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको जितने भी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर बताए हर जगह पे मैंने आपको बताया कि दो रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है। दोनों रिसेप्टर्स आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं और डाइमराइज होते हैं तब जाकर के सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है, दो रिसेप्टर्स जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तभी यहाँ भी सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा रिसेप्टर 1 और रिसेप्टर 2 की। जब रिसेप्टर 1 और रिसेप्टर 2 दोनों ही टीजीएफ बीटा से इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरह से सिग्नलिंग प्रोसेस चलती है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में यहाँ पे बात करता हूँ। तो ये सपोज दैट कि हमारी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रिसेप्टर 1 प्रेजेंट है। ठीक, अब मैं सिर्फ रिसेप्टर बनाता जा रहा हूँ, रिसेप्टर 2 बनाऊंगा, रिसेप्टर 1 बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा अगर रिसेप्टर 1 है, दिस इज द रिसेप्टर 1। ठीक है, ये क्या है, R1 है। ठीक, और यही पास में ही R2 भी है। ये क्या है, R2 है। ठीक है, दोनों ही टीजीएफ बीटा के रिसेप्टर हैं। ये R1 है और ये R2 है। यहाँ पे क्या है, काइनेज एक्टिविटी है। मैंने आपसे कहा कि जो हमारा रिसेप्टर 1 होता है इसके पास एक कंजर्व्ड जीएस डोमेन होता है और नॉर्मली जब हमारा टीजीएफ बीटा नहीं पाया जाता है तो ये क्या होता है, अटैच्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, अटैच्ड फॉर्म में है। ये क्या है, जीएस डोमेन, जीएस डोमेन। ठीक, अटैच्ड है, इनएक्टिव है। और यहाँ पे क्या है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी है। अगर ईसीएम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फेस हो गया, और ये साइटोसॉल है। ठीक, ये साइटोसॉल है, तो ये हमारा साइटोसॉलिक रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी है दोनों के पास। दोनों के पास में क्या है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी है। ठीक है, दोनों के ही पास में सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर सिग्नल आया तो क्या होगा। ठीक, सिग्नल आया, हमारा टीजीएफ बीटा आया, टीजीएफ बीटा आया और ये बाइंड किया रिसेप्टर से। ठीक, दोनों ही रिसेप्टर से टीजीएफ बीटा बाइंड हुआ। जैसे ही टीजीएफ बीटा बाइंड हुआ रिसेप्टर का कंफर्मेशन चेंज हुआ, काइनेज एक्टिविटी स्विच ऑन हुई। ठीक, सबसे पहले रिसेप्टर 2 की काइनेज एक्टिविटी स्विच ऑन होती है। किसकी, रिसेप्टर 2 की काइनेज एक्टिविटी स्विच ऑन होगी। और जैसे ही ये काइनेज एक्टिविटी स्विच ऑन होगी, क्या है, जीएस डोमेन। जैसे ही काइनेज एक्टिविटी स्विच ऑन होती है, ये क्या करेगी, ये जो हमारा जीएस डोमेन है इसमें बहुत सारे सीरीन थ्रियोनिन पर ये क्या करेगी, बहुत सारे सीरीन थ्रियोनिन रेजिड्यू पर ये क्या करेगी, फास्फोराइलेशन करेगी। किस पे, सीरीन थ्रियोनिन रेजिड्यू पे फास्फोराइलेशन करेगी। जीएस डोमेन का सबसे पहले फास्फोराइलेशन हुआ। ठीक है,
जीएस डोमेन का, जैसे ही जीएस डोमेन का फास्फोराइलेशन होगा ये अनअटैच्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जीएस डोमेन का फास्फोराइलेशन होगा और जैसे ही जीएस डोमेन का फास्फोराइलेशन हुआ जीएस डोमेन क्या हो गया, अनअटैच्ड हो गया, ये अनअटैच्ड एक्टिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये अनअटैच्ड एक्टिव फॉर्म में है, ये क्या है हमारा, इसके पास में ये फॉस्फेट लगे हुए हैं और ये वो फॉस्फेट हैं इस फॉस्फेट्स को किसने जोड़ा है, रिसेप्टर 2 ने जोड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा जीएस डोमेन क्या है, ये एक्टिव है और अब यहाँ पे जो फॉस्फेट्स जुड़े हुए हैं ये अदर प्रोटीन्स के लिए बाइंडिंग साइट का काम करेंगे, ऐसी प्रोटीन्स के लिए बाइंडिंग साइट्स का काम करेंगे जिनके पास में फास्फोसीरीन बाइंडिंग डोमेन होगा, फास्फोसीरीन बाइंडिंग डोमेन। और फास्फोसीरीन बाइंडिंग डोमेन जो होता है वो बेसिकली जो टीजीएफ बीटा रिसेप्टर्स के सबस्ट्रेट होते हैं उनके पास में होता है और उनका सबस्ट्रेट जो होता है वो एक प्रोटीन होती है जिसको कहा जाता है स्मैड प्रोटीन, स्मैड प्रोटीन्स। ठीक, स्मैड प्रोटीन्स। टीजीएफ बीटा रिसेप्टर्स के जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं उनको कहा जाता है स्मैड प्रोटीन्स। ठीक है, स्मैड प्रोटीन्स को बेसिकली 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता दूं फिर मैं आगे बताता हूँ कौन सा स्मैड कब आएगा। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं आर स्मैड, आर स्मैड, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर स्मैड। दूसरे को हम लोग कहते हैं को स्मैड, को स्मैड, और तीसरे को हम लोग कहते हैं आई स्मैड। ठीक है, आर स्मैड का मतलब होता है रिसेप्टर स्मैड, जो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करे उसको हम लोग कहते हैं आर स्मैड। को स्मैड होता है जो कि आर स्मैड को न्यूक्लियस तक ले जाने का काम करवाए, न्यूक्लियस तक लेकर जाए। और आई स्मैड जो होता है बेसिकली स्मैड सिग्नलिंग का, जो हमारी टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग चल रही है उसके रेगुलेशन का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। किस तरह से रेगुलेट करेगा ये, या तो ये आर स्मैड के एक्सप्रेशन को घटा देगा या फिर ये आर स्मैड के फास्फोराइलेशन को इनहिबिट करेगा। कुल मिलाकर ये इसको न्यूक्लियस में नहीं जाने देगा, तो ये एक तरीके का रेगुलेटरी पॉइंट होता है। ठीक है, अब किस तरह से सारी चीजें चलेंगी, सबसे पहले तो हम लोग आर स्मैड का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आर स्मैड में हमारे आते हैं स्मैड 2 एंड 3, स्मैड 2 एंड स्मैड 3, ये आते हैं हमारे आर स्मैड में। कोई स्मैड में हमारे आता है स्मैड 4, ह्यूमन की बात हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन में ये सारे पाए जाते हैं, स्मैड 4 कोई स्मैड में आता है। ठीक है, और आई स्मैड में हमारा आता है स्मैड 6, 7, स्मैड 6, 7, ये आई स्मैड है। बहुत ध्यान से दिखेगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, सवाल यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, स्मैड प्रोटीन 3 तरीके की हो सकती हैं, आर स्मैड, को स्मैड, आई स्मैड। ठीक है, आर स्मैड का एग्जांपल स्मैड 2, 3, स्मैड 4 जो होता है को स्मैड का एग्जांपल है, और आई स्मैड जो होता है वो स्मैड 6, 7 का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो ध्यान से इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अब हमने कहा कि आर स्मैड जो होता है वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, इसका मतलब स्मैड 2 या फिर स्मैड 3 या स्मैड 2, 3 दोनों ये आकर के क्या करेंगे, फास्फोराइलेटेड जीएस डोमेन से सबसे पहले इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं आगे की सिग्नलिंग बनाता हूँ। सबसे पहले कौन आएगा, आर स्मैड, स्मैड 2 या 3। ठीक है, आएंगे, सबसे पहले कौन आया, स्मैड 2, 3, ये आएगा और जैसे ही आएगा सीरीन रेजिड्यू पे इसका फास्फोराइलेशन हुआ। किस पे, सीरीन रेजिड्यू पे, बहुत सारे सीरीन रेजिड्यू पे क्या होगा, ये सीरीन रेजिड्यू पे फास्फोरिलेट होंगे। ठीक है, सीरीन रेजिड्यू पे फास्फोराइलेट हो जाएंगे। मैंने कहा कि जो जीएस डोमेन पे फॉस्फेट्स लगे हुए हैं वो फॉस्फेट इंटरेक्ट करेंगे आर स्मैड को, जो कि बेसिकली स्मैड 2, 3 है। ठीक, स्मैड 2, 3 आएगा और स्मैड 2, 3 को कौन फास्फोराइलेट करेगा, रिसेप्टर 1 की सीरीन काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, सीरीन रेजिड्यू पे फास्फोराइलेशन हुआ, किस रेजिड्यू पे फास्फोराइलेशन होगा, सीरीन रेजिड्यू पे फास्फोराइलेशन होगा। ठीक, इसी तरह से दूसरा स्मैड आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा स्मैड भी आएगा। ठीक, बहुत सारे स्मैड आएंगे क्योंकि स्मैड प्रोटीन जब फास्फोराइलेट हो जाएगी तो उसका डाइमराइजेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं 2 दिखा रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे स्मैड प्रोटीन्स का फास्फोराइलेशन होगा। ठीक है, एक और स्मैड 2, 3 मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसका भी क्या हो जाएगा, सीरीन रेजिड्यू पे फास्फोराइलेशन हो जाएगा। और फास्फोराइलेशन करेगा कौन, R1 करेगा। ठीक है, कौन फास्फोराइलेशन करेगा, R1, दोनों का फास्फोराइलेशन R1 ही करेगा। ठीक है, अब ये फास्फोराइलेट हो गए और दोनों के पास ही फास्फोसीरीन बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं।
ठीक, फास्फोसीलिन बाइंडिंग डोमेन के थ्रू ये दोनों ही प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डाइमराइज हो गए। ठीक, फास्फोराइलेटेड हैं और अब क्या हो जाएंगे, ये डाइमराइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये हमारी स्मैड 2,3 है। ठीक, स्मैड 2,3 डाइमराइज हो गए, फास्फोराइलेट हो गए। अब इस डाइमराइज्ड स्मैड से एक और स्मैड आकर के इंटरेक्ट करता है जो कि इसके न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन को फैसिलिटेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं स्मैड 4। ठीक, ये हमारा को स्मैड है, स्मैड 4, स्मैड 4 ये एक तरह ये हमारा को स्मैड है। और इस स्मैड 4 के पास में एक डोमेन होता है जिसको कहा जाता है MH1। बहुत ध्यान से इस चीज़ को याद रखिएगा, MH1 डोमेन होता है। ठीक, MH1 डोमेन के पास एक सिग्नल होता है, हमने आपको बताया था वो सारी प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस में इंपोर्ट की जाती है, जो न्यूक्लियस में इंपोर्ट की जाती है उनके पास न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल होता है या न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये स्मैड 4 है इसके पास जो ये MH डोमेन है, इसके MH डोमेन MH1 डोमेन के पास न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल होता है, न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल होता है। और इसी न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल से कौन बाइंड करेगा, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में जो प्रोटीन्स अंदर जाती हैं उनसे इंपोर्टेंट प्रोटीन आकर के इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, और बेसिकली वो इंपोर्टेंट बीटा प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इनको न्यूक्लियस में जाना है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक, अब न्यूक्लियस में जाने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन और आकर के इनसे इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, वो प्रोटीन कौन सी है, इंपोर्टिन बीटा, इंपोर्टिन बीटा। अब इंपोर्टिन बीटा आकर के इनसे इंटरेक्ट कर जाएगी। ठीक, जैसे ही इंपोर्टिन बीटा साथ में आएगी MH1 से इंटरेक्ट करेगी, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूक्लियस में पहुँच जाएगा। ठीक है, कौन न्यूक्लियस में पहुँच गया, हमारा R स्मैड पहुँचा है। ठीक है, R स्मैड, मैं ब्लैक कलर से R स्मैड दिखा रहा हूँ, ये R स्मैड हैं दोनों। R स्मैड के साथ में को स्मैड पहुँचा हुआ है। ठीक है, को स्मैड पहुँचा हुआ है और को स्मैड के साथ में लगा हुआ हमारा इंपोर्टिन भी पहुँचा है। अब इंपोर्टिन रिसाइकिल बैक हो जाएगा, मैंने सारी चीज़ आपको बताया हुआ है जब मैं आपको न्यूक्लियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा रहा था, पूरी वही प्रोसेस चलेगी। इंपोर्टिन बाहर चला आएगा और स्मैड अपना एक्शन लेगा, स्मैड जाएगा और DNA से इंटरेक्ट करेगा और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा और सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, अब जब ये न्यूक्लियस में पहुंच करके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है तो बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से जाकर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो कौन सा है जिसको ये एक्टिवेट करता है, दैट इज द TFE3। ठीक, TFE3 को ये एक्टिवेट करता है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उन जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है जो कि सेल के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करने में काम करते हैं। ठीक है, तो स्मैड सिग्नलिंग को एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। TGF बीटा की सिग्नलिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा। रिसेप्टर 1 रिसेप्टर 2 मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, रिसेप्टर 1 के पास कंजर्व डोमेन था GS डोमेन। ठीक है, ये नॉर्मली अटैच्ड फॉर्म में था, मैंने आपको बना के दिखाया था। ठीक है, जैसे ही हमारा TGF बीटा आकर के रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है तो रिसेप्टर का कन्फर्मेशन चेंज हुआ और जो हमारा R2 रिसेप्टर है वो GS डोमेन पे सबसे पहले सीरीन और थ्रियोनिन का फास्फोराइलेशन करता है। तो जैसे ही GS डोमेन का फास्फोराइलेशन होता है, GS डोमेन क्या करता है, अनअटैच्ड फॉर्म में आ जाता है। अब ये अनअटैच्ड एक्टिव फॉर्म में आ गया, रिसेप्टर एक्टिवेटेड है। ये जो फास्फेट्स हैं ये कुछ प्रोटीन्स के लिए बाइंडिंग साइट का काम करते हैं और मैंने आपको बताया कि जो हमारा TGF बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग है उनके रिसेप्टर्स के जो सबस्ट्रेट होते हैं दैट इज द स्मैड प्रोटीन। मैंने आपको 3 तरीके की स्मैड प्रोटीन बताई, R स्मैड, को स्मैड और I स्मैड। ठीक है, R स्मैड में स्मैड 2-3 हैं जो कि रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। को स्मैड में जो कि R स्मैड से इंटरेक्ट करने वाले स्मैड्स थे दैट इज द स्मैड 4। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, फास्फोराइलेटेड स्मैड जब डाइमराइज हो गए तो इनसे स्मैड 4 आकर के बाइंड किया और एक तरीके का को स्मैड है। ठीक है, को स्मैड के पास में एक MH1 डोमेन होता है, इसके पास न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल होता है।
ठीक, और इस इम्पोर्ट सिग्नल से इम्पोर्टेंट बीटा बाइंड करके इसको न्यूक्लियस में भेज देती है और यहाँ पे जाकर के ये सेल के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करने वाले जीन को रेगुलेट कराता है बाय द एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TFE3। ठीक है, ये काम यहाँ पे पूरा होता है। ठीक, इस पूरी की पूरी सिग्नलिंग को रेगुलेट करने की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो रेगुलेशन यहाँ पे 2 लेवल पे बेसिकली होता है। पहला लेवल ये है कि हमने कहा था कि जो हमारे R-SMADs हैं इनका फास्फोराइलेशन किया गया है। ठीक, सीरीन रेजिड्यू पे फास्फोराइलेटेड है, न्यूक्लियस में फास्फोराइलेटेड हमारे स्मैड्स पहुंचे जो कि एक्टिवेटेड हैं। ठीक है, जब इन सिग्नलिंग का काम खत्म हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से फास्फेट स्ट्रिप कर दिया जाएगा। जैसे ही फास्फेट स्ट्रिप होगा, हमारे R-SMADs इनएक्टिव हो जाएंगे और न्यूक्लियस से बाहर चले जाएंगे। एक लेवल तो ये हो गया। दूसरा, मैंने आपको बताया कि एक और कैटेगरी के स्मैड्स होते हैं, दैट इज द I-SMAD। मैंने रेगुलेटरी स्मैड आपको बताया, ठीक है, I-SMAD, जिसमें स्मैड 6 और 7 आते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्मैड्स एक्टिवेट होकर के या तो R-SMAD के एक्सप्रेशन को रोक देते हैं या फिर इसके फास्फोराइलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्मैड सिग्नलिंग का हमारा रेगुलेशन होता है। ठीक, उसके बाद मैंने अभी बात की आपसे कि जो BMP मीडिएटेड सिग्नलिंग होती है, थोड़ा सा मैं उसकी भी बात करना चाहूँगा। यहाँ पे जो BMP मीडिएटेड सिग्नलिंग होती है, वहाँ पे भी जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज द स्मैड, वो वहाँ पे भी स्मैड ही सबस्ट्रेट होते हैं। BMP मीडिएटेड सिग्नलिंग की अगर हम लोग बात करें, BMP मीडिएटेड सिग्नलिंग की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे भी जो सबस्ट्रेट हमारा होता है वो भी स्मैड प्रोटीन ही होती है। सबस्ट्रेट कौन होता है यहाँ पे? यहाँ पे भी सबस्ट्रेट हमारा स्मैड ही है। स्मैड प्रोटीन्स को ही एक्टिवेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया जो हमारे TGF बीटा में जो स्मैड्स यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से स्मैड्स थे? स्मैड 2, 3, 4, 6 और 7। ये स्मैड्स हमारे यूज हो रहे हैं कहाँ पे? TGF बीटा में। ठीक है, यहीं से आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए। TGF बीटा में, TGF बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग जो है वो एक्टिवेट कर रही है स्मैड 2, स्मैड 3, स्मैड 4, 6 और 7 को। ठीक है, तो हमारे BMP मीडिएटेड सिग्नलिंग कौन कौन से स्मैड्स को एक्टिवेट करेगी? अब यहाँ पे कौन कौन से रह गए? यहाँ पे रह गए हमारे कौन से? यहाँ पे हमारा एक रह गया है 1, एक रह गया 5 और एक रह गया है 8। 1, 5, 8 मीडिएटेड सिग्नलिंग कौन करता है? BMP मीडिएटेड, BMP नहीं BMP होता है ये। BMP मीडिएटेड सिग्नलिंग जब कभी भी चलेगी तो वहाँ पे डिफरेंट सेट की स्मैड प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी जो कि स्मैड 1, स्मैड 5 और स्मैड 8 होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी TGF बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे चलता है। ठीक है, अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या करता है, इसकी चर्चा हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ही करेंगे। ठीक है, किस तरह से TGF बीटा वहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। TGF बीटा मीडिएटेड सिग्नलिंग यहाँ पे फिनिश होती है। आपको ये सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए इसमें। ठीक है, लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें गेन हो जाएंगी और बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं और अच्छे से इसको एलेबरेट करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। किसी बुक के स्ट्रक्चर से भी बना के दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बुक के स्ट्रक्चर में आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको आसान करके बनाया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बेंट बीटा कैटेनिन पाथवे के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।